हेलो एवरीवन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी लाइव ड्राइंग के बारे में कि लाइव ड्राइंग हमें क्यों करनी चाहिए और इसको करने से हमें क्या बेनिफिट होते हैं। तो आज एक लाइव डेमो मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ कि लाइव ड्राइंग कैसे की जाती है। तो मेन पर्पस लाइव ड्राइंग करने का ये होता है कि हम लाइव ऑब्जेक्ट की चीज़ों को जो कि 3D में होती हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और अपने पेपर पे ड्रॉ करते हैं। तो लाइव ड्राइंग से हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल और बढ़ती है। हमने पहले बहुत रेफरेंसेस में काम किए, जैसे शुरू में हम सिंपल स्टिल लाइफ का एक सिंगल ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं और उसको एज इट इज़ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं और उसके बाद में हम लाइव ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने मेरी जो ग्रिड सीरीज़ है, जो कि मेरे इंस्टाग्राम के बायो में लिंक भी है जिसकी, उसमें मैंने शुरू से जो बिगिनिंग से एडवांस लेवल तक पूरा पोर्ट्रेट तक ग्रिड के बारे में बताया हुआ है, जिसमें डेमो भी है एक पोर्ट्रेट का लास्ट में। और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम अपनी जो रेफरेंसेस होती है उससे ग्रिड से लाइव ड्राइंग में शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे। तो वहाँ पर मिनी साइड साइज़ के बारे में है कि ग्रिड में हम कैसे लाइव ऑब्जेक्ट की चीज़ों को रख के उसको लाइन में, आउटलाइन में ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके जो अंदर की डिटेल्स को इग्नोर करते हैं। तो वैसे करते करते हमें लाइव ड्राइंग की धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। पहले सिंपल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जैसे इरेज़र, शार्पनर, इस तरह की चीज़ों को हम पेपर पे रख के ग्रिड बना के और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमें जब हम कर के बहुत हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ जाती है, उसके बाद हम ऐसे टेबल पे स्टिल लाइफ सेट करके भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम टेबल पे इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी आई लेवल पे होता है, तो उसको बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। बाद में हम इधर उधर की जो कहीं पे भी चीज़ें रैंडमली पड़ी हुई हैं तो हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं हाथ को बार बार आगे कर रही हूँ और पेंसिल के थ्रू मेज़र कर रही हूँ। तो यहाँ मैं पूरी लाइव ड्राइंग जो है वो पेंसिल मेज़रमेंट के थ्रू कर रही हूँ। तो पेंसिल मेज़रमेंट क्या होता है, हम अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से जो सामने लाइव ऑब्जेक्ट है उसको मेज़र करके अपने पेपर पे उसकी मार्किंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो शुरू में मार्किंग की है, डबल जो पेंसिल मेज़र की है उसको 2 हिस्सों में डबल किया है मैंने, ताकि वो एक मेरे पेपर पे जो एवरेज जो कॉम्पोजिशन है वो एकदम सही से आए। अगर मेरा ये पेपर A3 साइज़ का होता तो मैं उसको ट्रिपल भी ले सकती थी। तो यहाँ पर जितना भी मैं मेज़र कर रही हूँ उसका 2 हिस्सा कर रही हूँ, तो वो सही सही आ जाएगा। तो हमें ड्राइंग को ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइन में बनाना है पहले, जिसको हम ब्लॉकिंग मेथड भी कह सकते हैं, कि हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी ड्राइंग कहाँ से कहाँ तक होगी और फिर अंदर की चीज़ें हम धीरे धीरे करके ड्रॉ करते हैं। तो ओवरहैंड ग्रिप में इस तरह मार्किंग लगाने से, जैसे कि ओवरहैंड ग्रिप में हमने पहले भी बहुत प्रैक्टिस करी है, उसमें लाइन प्रैक्टिस है कि हम ओवरहैंड ग्रिप में कैसे लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमसे लाइंस अच्छे से बने, फिर हम ऑब्ज़र्व अच्छे से कर पाएँ। तो सारी चीज़ों को हमें ओवरहैंड में प्रैक्टिस करनी है इस तरह वर्टिकली सेटअप करके, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अगर हम बनाते हैं तो हमारा सही से प्रोपोर्शंस कभी भी नहीं आते हैं। तो इस तरह पेंसिल मेज़रमेंट ले लेके करना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ आएंगी। जैसे इधर सबसे राइट में जो लंबी वाली बॉटल है उसको मैंने जो मेज़र किया है सबसे पहले कि ओवरऑल वो कितनी लंबी होगी। पहले पेंसिल के थ्रू अपने थंब को नीचे लाके और मैंने पूरी जो उसकी लंबाई है पहले उसको मार्किंग कर दिया। फिर उसके बाद उसी लाइन पे उसके अकॉर्डिंग मैंने उसकी जो ढक्कन है उसमें कितना प्रोपोर्शन आएगा उसको भी मैंने मेज़र करते हुए कि वो कितने भागों में होगा, ऊपर का ढक्कन कितने में आएगा। फिर जो पानी का लेवल है, जो उसका
सॉल्यूशन का लेवल है ब्लू कलर का वो कितना में आएगा, फिर नीचे वाला कितना में आएगा। इस तरह करते करते अब मैंने ये जो छोटी वाली बॉटल है, सबसे छोटी वाली, उसको मैं एक स्क्वायर के रूप में यहाँ ड्रॉ करके रख दे रही हूँ, ताकि मैं उसके अंदर फिर जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं उसको ऐड कर सकूँ। तो शुरू से ही हमें डिटेल को ध्यान नहीं देना होता कि उसके घुमाव क्या हैं, उसका जो कर्व्स क्या हैं, क्योंकि हम जब सिंपल स्ट्रेट लाइन में चीज़ों को कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए बाद में सारी चीज़ें ऐड करना बहुत इजी हो जाता है। अगर हम शुरू से ही सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, उसके कर्व्स ऐड कर देते हैं, तो हमारे लिए मेज़रमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चीज़ों को हमें बहुत क्लीन से बनाना है कि हमारी लाइंस बहुत क्लीन हों। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैसी लाइंस हो गई हैं, जिनको हम बाद में मिटा के भी ठीक करते हैं कि हम एक सिंपल बहुत क्लीन लाइन क्रिएट करें। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो शुरू से ही पूरी डिटेल ऐड करके ड्राइंग बनाते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि जो शुरू से डिटेल ऐड करते जाते हैं और बनाते जाते हैं, लेकिन वो शुरू में तो ठीक होता है कि सिंपल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम बना पा जाते हैं बहुत आसानी से। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, टफ़ होते हैं, ड्राइंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो हमें बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम बाद में उसको, हमारी कहीं भी प्रोपोर्शन में मिस्टेक हो जाए तो हमें डिटेल को मिटाना पड़ता है और फिर हमें डबल से ट्रिपल टाइम लग जाता है। तो यहाँ हम चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि वो बॉटल के जो लिक्विड वाला हिस्सा है उससे वो बॉटल कितनी दूर में है, और उसके ऊपर का ढक्कन वाला पार्ट कितना बड़ा है। फिर सारी चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे हम कंपैरेटिव मेज़रमेंट कहते हैं कि चीज़ों को एक दूसरे के साथ में कंपेयर करना। जो उसके बीच में गैप्स आ रहे हैं, दोनों बॉटल के बीच में, लंबी वाली बॉटल और वाइट वाली बॉटल के बीच में जो गैप बन रहा है, जो डिज़ाइन बन रहा है, उसको भी हमें ऑब्ज़र्व करना है कि वो डिज़ाइन सही है या नहीं है। फिर वो, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं लॉन्ग आवर स्टडी। जैसे कि हमें हर चीज़ की दो तरीके से प्रैक्टिस करनी होती है। एक तो होती है लॉन्ग आवर स्टडी और एक होती है शॉर्ट आवर स्टडी, जिसमें शॉर्ट आवर में हमारी स्केचिंग आ जाती है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी ऑब्ज़र्व करके उसको बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ एक्यूरेसी हमारा मोटो नहीं होता। बट जब हम लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं तो हम बहुत धीरे धीरे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको एक्यूरेटली बनाने की कोशिश करते हैं। तो लॉन्ग आवर स्टडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग आवर स्टडी में हम चीज़ों को अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से एक्यूरेटली बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम जब बहुत बार इस तरह से लॉन्ग आवर स्टडी कर लेते हैं तो चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं कि हमें कैसे प्रोपोर्शन को मेज़र करना है, कैसे चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करना है। तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग हम अपने शॉर्ट आवर स्टडी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम क्विक स्केचिंग में भी सेम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह से हम स्टिल लाइफ सेट करके बनाएंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि चीज़ें, जो स्टिल लाइफ है वो हमारे बाएं साइड हो और जो हम बना रहे हैं वो हमारे दाएं साइड हो। तो ये हमें स्टैंडिंग पोजीशन में ईज़ल पे भी बना सकते हैं हम। तो मेरा ईज़ल थोड़ा सा बैंड हो गया है, तो खड़े होने पर उसको जो फुल में ओपन करके जब मैं करने की कोशिश करती हूँ वो थोड़ा तिरछा हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको फोल्ड करके और इस तरह से सेट करके बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये भी पोजीशन सही है, बट अगर हम खड़े होके करते हैं तो हम 2 कदम पीछे जाके अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। तो हमें लॉन्ग आवर स्टडी को इस तरह करना चाहिए कि ईज़ेल पे हम खड़े होके, अगर हम ईज़ेल पे नहीं कर रहे हैं तो कोई बोर्ड को हम कुर्सी पे रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि हमें स्टडी नहीं करनी है कि हमारे पास कोई बहुत महंगा ईज़ेल होगा तभी हम स्टडी करेंगे। जैसे मेरा ईज़ेल अभी ख़राब है तो मैं स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसको फोल्ड करके नीचे में इस तरह से सेट करके करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमें पहले शुरुआत की लाइंस, मार्किंग, इनको फुल फोकस के साथ करना है।
हमें अंदर की डिटेलिंग को बहुत जल्दी करके, क्यों बहुत से लोगों की यही गलती होती है कि अंदर की डिटेलिंग को साथ साथ करने की, वो एंड रिज़ल्ट को बहुत जल्दी करना चाहते हैं कि एंड रिज़ल्ट हमें कैसे मिल जाए। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है। हमें शुरू की मार्किंग को फुल फोकस के साथ बनाना चाहिए, तभी हमारा एंड रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और शुरू में हमें इस तरह से बहुत सारे स्टिल लाइफ सेट करके या फिर बहुत सारी जो रेफरेंस लेते हैं उसको भी बहुत सारी स्टडीज़ बिना उनको डिटेल दिए ख़त्म करनी है। तो इसे हम स्टार्ट ओवर फिनिश रूल कहते हैं कि जहाँ हम स्टार्टिंग के पार्ट को बहुत टाइम देते हैं और मार्किंग को बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ में करते हैं। तो इस तरह की लॉन्ग आवर स्टडी करते वक्त हमें हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने सारा जितना मैंने बनाया था सबको फिर से इरेज कर दिया है, क्योंकि लाइंस थोड़ी सी मैसी टाइप की दिख रही थी। तो अब मैं इसको फिर से रिफ़ाइन कर रही हूँ, क्योंकि मिटाने के बाद में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मार्किंग है। तो अब लाइंस को क्लियर एक सिंपल लाइन में बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, और उसमें कर्व ऐड कर रही हूँ धीरे धीरे। पहले मैंने स्ट्रेट लाइन में उसको कन्वर्ट किया था, स्ट्रेट लाइन में बनाया पूरा, फिर उसके बाद में हम अब उसमें धीरे से कर्व ऐड कर रहे हैं और चीज़ों को और रिफ़ाइन और परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हमें लॉन्ग आवर स्टडी में हमें हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जहाँ विदेशों में भी आपने देखा होगा बहुत से वीडियोज़ में अटेलियर्स होते हैं ना, वहाँ पे भी 6-6, 7-7 दिन तक एक चीज़ों को स्टिल लाइफ को सेट कर देते हैं सामने में और फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत दिन तक ड्रॉ करते रहते हैं उसी चीज़ को मिटा के। अगर उन्हें एक मिस्टेक दिख जाती है तो फिर से उसको मिटाते हैं, फिर से बनाते हैं। तो जब तक हमें मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं हमें रुकना नहीं है। हम जैसे अभी मैंने ये कर लिया, फिर उसके बाद हम जब आके दूसरे दिन फिर फ्रेश आई के साथ में सेम चीज़ों को देखते हैं तो फिर हमें अपनी गलती नज़र आती है। तो यहाँ पर जितने बार हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे ना, उतना हमारा आर्ट वर्क परफेक्ट होता जाएगा, परफेक्शन की ओर हम जाएंगे। और सेम चीज़ हमारी फिर स्केचिंग में भी झलकती है। जितना परफेक्ट हम यहाँ लॉन्ग आवर स्टडी में बनाते हैं उतना ही हम क्विक स्केचेस में भी हम कर पाते हैं अच्छे से। तो हमें चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करना है यहाँ पर। तो इस तरह चाहे रेफरेंस से ड्रॉ करें हम, चाहे लाइव ड्रॉ करें हम, यहाँ हम लाइव ड्राइंग कर रहे हैं तो भी हमें चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक बार जब हमारी चीज़ें, हम जो चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं वो अपने जगह पे सेट हो जाती हैं, हम चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे सेट कर देते हैं, उसके बाद उसके अंदर की डिटेलिंग करना बहुत आसान होता है। डिटेलिंग आसान होती है बहुत ज़्यादा करनी, लेकिन जब तक हम सही मार्किंग नहीं करेंगे तब तक हम जितनी भी डिटेल ऐड कर लें वो हमारी पिक्चर सही नहीं बनेगी। तो हम यहाँ लॉन्ग आवर स्टडी में ये नहीं देखते कि हमें रबर का यूज़ नहीं करना है, वो हम स्केचिंग में नहीं करते। स्केचिंग में हम इधर उधर कितना भी वो कर लें, लेकिन लॉन्ग आवर स्टडी में हमें चाहे हमें 50 बार भी मिटाना पड़े तो हम मिटाते हैं वहाँ। तो यहाँ पर नीडेड इरेज़र का यूज़ करने से हमारी जो पिक्चर में क्लीनलीनेस थोड़ी बढ़ती है। फिर हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं करेंगे, हम सिंपल शेडो बस देखेंगे कि किधर से शेडो आ रही है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में मैंने एक छोटी सी लाइट लगाई हुई है ताकि एक हल्की सी शेडो क्रिएट हो इसमें। जैसे कि बॉटल में भी आप देख रहे हैं कि जो वाइट बॉटल में शेडो क्रिएट हो रही है, तो इस शेडो को हम कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर हम खुली आँख से देखें तो हमें थोड़ी वो ब्लरी सी दिखाई देंगी, हम उसका जो एंड पार्ट है उसको हम नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी आँख को अपनी बंद करके हम अगर 80% अपनी आइज़ को क्लोज़ करते हैं और फिर उस शेडो को देखने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट में, तो वो शेडो हमें बहुत आसानी से दिखाई देती है। और फिर उसको हम एक लाइन क्रिएट करते हैं जहाँ तक वो शेडो ख़त्म हो रही है, जिसे टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। हम वहाँ तक ड्रॉ करते हैं और फिर उसमें सिंपल हैचिंग ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से जितनी बार हम करते जाते हैं वो 2 वैल्यू स्टडी हम करते हैं कि हमने पिक्चर को 2 भागों में बांट दिया, एक लाइट पार्ट, एक शेडो पार्ट। तो शुरू में हमें इस तरह की स्टडीज़ करनी है, 2 वैल्यू स्टडी।
लाइव ड्राइंग करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कोई भी चीज़ की स्टडी हमें करनी है तो हमें डेली बेसिस पे करनी चाहिए। बार बार हमें सेम चीज़ जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हमारी स्टडी कोई काम की नहीं होती है। हमने एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर हम छोड़ देते हैं उसको, तो फिर वो हम फिर से हम भूल जाते हैं सारी चीज़ों को। जब तक हम बहुत बार एक चीज़ को परफेक्टली नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं, तब तक हम उस चीज़ को सीख भी नहीं। तो अगर स्टिल लाइफ ड्राइंग का जो कॉन्सेप्ट है कि हमें किस तरह क्या अप्रोच करना है करने के लिए, वो अगर आपका थोड़ा सा भी इसमें क्लियर हुआ है वीडियो को देख के, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट अगर मुझे मिलते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है इस तरह की लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए। तो आपका कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मुझे इस नंबर पे कमेंट ज़रूर करिएगा, और आगे भी वीडियो और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि टाइम पे नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए कि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं वो आपको सही टाइम पे मिले। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आर्ट रिलेटेड, क्योंकि मैं व्हाट्सएप में भी एक कम्युनिटी है जहां मैं इस तरह की लिंक शेयर करते रहती हूँ स्केचिंग की, लाइव ड्राइंग की। अगर आप वहाँ पर ऐड होना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम और भी चीज़ें सीखें।